अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर कर रहे हैं। पेपर 2 वेरिएंट 1, कोड है 4024। 2 hours 30 मिनट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में वो कह रहा है, इन अक्टूबर सारा इज चार्ज $84.25 फॉर वाटर। टैक्स ऑफ 8% इज एडेड टू दिस अमाउंट। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट सारा इज चार्ज फॉर वाटर इन अक्टूबर इंक्लूडिंग टैक्स। तो 8% इज़ एडिड, तो इसका मतलब है 100 में 8 ऐड कर लें तो ये 108% बन जाएगा। तो 108 ओवर 100 टाइम्स 84.25, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ $90.99। B part में the table shows the rates that Sara is charged for her gas and electricity supply. She is charged a fixed amount each day plus an amount for each unit used. गैस का दिया हुआ है उससे कॉस्ट फॉर 1 day 23 cents, कॉस्ट फॉर 1 unit 4.3 cents, इलेक्ट्रिसिटी 28 cents 1 day का और 1 unit का 16 cents. Sara uses a total of 960 units of gas in 30 days of November. Calculate the total amount in dollars Sara is charged for gas in November. तो 23 cents मल्टीप्लाई बाय 30, ये 1 day का 23 cents, तो 30 days का आप इसका देखें कितना बनता है, 690। ये सेंट्स में भी हम कर रहे हैं। फाइनल आंसर वो कह रहा है कि डॉलर्स में आपने देना है। फिर आप करें 960, ये जो यूनिट्स हैं आपने मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट फॉर 1 यूनिट के साथ, जो कि 4.3 सेंट्स दिया हुआ है। तो ये आ गया आपके पास 4128 सेंट्स। अब कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इन डॉलर्स, तो आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करें, 690 सेंट्स हो गए $6.9। इसको आपने डिवाइड बाय 100 किया है, क्योंकि 100 सेंट्स होते हैं $1 में, और इसी तरह 4128 सेंट्स को डिवाइड बाय 100 करें तो $41.28 हो गए। अब ये आप ऐड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा $48.18। फिर सारा इज चार्ज ए टोटल ऑफ $30.80 फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन 30 days ऑफ नवंबर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शी यूज्ड। तो 30.80, तो इसको सेंट्स में किया, मल्टीप्लाई बाय 100 से 3080 सेंट्स आ गए, और फिर इसको 28 से आप 30 इंटू 28 करें, क्योंकि उसे कॉस्ट फॉर 1 day इलेक्ट्रिसिटी के 28 सेंट्स दिए हुए हैं पर डे, तो 30 days का कितना होगा, तो ये हो गया आपके पास 840 सेंट्स। अब इसमें से ये 840 को आप माइनस करें 3080 से, तो ये आपके पास आ गया 2240 सेंट्स। अब इसको आपने डिवाइड करना है 16 से। 16 है कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, 16 सेंट्स है, तो 140 यूनिट्स आपके पास आ गए। क्वेश्चन पार्ट सी में amount of electricity generated is measured in gigawatt hours, GWH. The table shows information about the amount of electricity generated in different countries. ये दिया हुआ है उसने 2010 और 2016 का। वो कह रहे हैं पहले पार्ट में calculate how much more electricity was generated in Japan than in Australia in 2016. Give your answer in standard form. तो जापान का देख लें, 2016 का 1.03 इंटू 10 पावर 6 है, और इसमें से माइनस कर लें। ऑस्ट्रेलिया का 2.43 इंटू 10 पावर 5। तो अब 10 पावर 6 को आप 10 पावर 5 बनाएं,
यानी आप इसको स्प्लिट कर दें 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 5 में, तो क्योंकि 10 की पावर सेम करनी होती है, ये वैसे का वैसे ही लिख लें। 10 पावर 1 का मतलब 10 है, तो 1.03 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो ये आपका 10.3 आ जाएगा, इंटू 10 पावर 5 माइनस ये 2.43 इंटू 10 पावर 5। अब ये 10 पावर 3 माइनस 2.4 करें और 10 पावर 5 को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 7.87 इंटू 10 पावर 5। तो ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। Calculate the percentage increase in electricity generated in Turkey from 210 to 216। तो 210 और 216 टर्की, तो 2.62 इंटू 10 पावर 5, ये 216 की पावर जनरेशन है, इसमें से माइनस करें 2010 की विच इज़ 2.03 इंटू 10 पावर 5। माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हमने परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है, तो हम इंक्रीज़ देख रहे हैं इनको माइनस करके एक दूसरे से, तो ये आपका माइनस आ गया, और 2.62 में से 2.03 माइनस करना है विच इज़ 0.59। 10 पावर 5 तो सेम ही है, तो वो एक ही दफ़ा लिख लें। तो डेसिमल को मूव करें, 5 के आगे लाएं, तो ये बन जाएगा 5.9 इंटू 10 पावर 5 में से एक माइनस करें क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है, तो ये 10 पावर 4 हो गया। अब ये आपका डिफरेंस आया है, तो ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू वही 2010 वाली होगी, 2.03 इंटू 10 पावर 5। तो इससे आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, परसेंटेज आपकी निकल आएगी परसेंटेज इंक्रीज। तो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 5.9 डिवाइड बाई 2.03 आपको देगा 2.9, और 10 पावर 4 डिवाइड 10 पावर 5 जो है, ऊपर से 10 पावर 4 ख़त्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ 10 बच जाएगा, उस 10 को ऊपर लाएं अगर, तो 10 पावर माइनस 1 होता है। अब 10 पावर माइनस का मतलब है 1/10, यानी 2.9 डिवाइडेड बाई 10 हो गया ना, तो ये आपको वैल्यू दे रहा है 0.2906। अब इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, तो ये आपका आ गया 29.1%। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है देयर वाज अ 4% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन स्पेन फ्रॉम 2013 टू 2016। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन स्पेन इन 2013। तो 2013 वाले को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, डिक्रीज की बात कर रहे हैं, 100 में से 4 को माइनस कर लें आप, तो 96%, तो 96/100 टाइम्स एक्स, दैट इज़ इक्वल टू, उसे वो दिया हुआ है, और जो स्पेन की ना 2016 की वैल्यू है जनरेशन की, वो है 2.64 इंटू 10 पावर 5। अब एक्स को सब्जेक्ट कर लें यहाँ से, तो 2.64 इंटू 10 पावर 5 टाइम्स 100 डिवाइड बाई 96। ये तो कैलकुलेटर से आप एक ही दफ़ा लिख के भी इसका आंसर ले सकते हैं। तो ये आ गया आपका 227,500, ये आंसर स्पेस में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में द टेबल शोज द नंबर ऑफ एक्सरसाइज क्लासेस अटेंडेड इन 1 वीक बाय ईच ऑफ 80 मेंबर्स ऑफ ए जिम। तो ये सारे टेबल में उसने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ क्लासेस। तो मोड तो वो होता है द मोस्ट अकरिंग नंबर, तो 1 जो है वो 29 दफ़ा अकर हुआ है, तो 1 मोड हो जाएगा इसका, इसमें कोई वर्किंग नहीं है। मीडियन, तो आप टोटल मेंबर्स देखें 80 है, तो उसको इवन नंबर है, उसको डिवाइड बाय 2 करें, तो ये आपकी वैल्यू आती है 40। आपने जब टेबल की शक्ल में दिया हो डाटा, तो आपने इवन नंबर को जब डिवाइड किया, तो जो भी वैल्यू आती है वो और उसकी नेक्स्ट वैल्यू एंड के साथ लिखे, 40 एंड 41। तो अब आपने ये देखना है कि 40 एंड 41 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना शुरू करें और देखें किस ब्लॉक में ये आते हैं दोनों।
अगर एक ही ब्लॉक में आ गए तो ऊपर वाली वैल्यू आपका डायरेक्ट मीडियन हो जाएगा। अगर एक यानी 40 एक ब्लॉक में आ रहा है और 41 नेक्स्ट ब्लॉक में आ रहा है, तो आपने ऊपर वाली जो वैल्यू है उनको ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करके मीडियन निकालना है। आई थिंक ये मेरी बात समझ आई है आपको। तो अब आप देखें 10 + 29 ये 39 होता है। तो ये नेक्स्ट ब्लॉक में 40 एंड 41 दोनों वैल्यूज इसी में मिल जाएंगी, तो उसके ऊपर जो 2 है वो आपका मीडियन हो जाएगा। A pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle representing 5 classes attended. तो 5 classes attended की फ्रीक्वेंसी है 2, तो ये तो आपने 2/80 टोटल टाइम्स 360, क्योंकि पाई चार्ट की बात की है तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल का एंगल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आंसर आ गया 9। बी पार्ट में इसने ये दिया हुआ है एक टेबल फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और ये some members of the gym were surveyed about how much time they spent at gym. The histogram shows the time t minutes they spent on their last visit. Okay, so 30 members spent between 30 and 60 minutes at the gym. Calculate the number of members surveyed. तो आपने ये सारे हर जो ये बार बनी हुई है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनी हुई है, तो मैं इनकी ये वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये 0.6 बन रही है। देखिए 0.1 2 3 4 5 6, एक छोटा स्मॉल ब्लॉक ना 0.1 का है। नेक्स्ट का आप देख लें, ये 1 पे बन रहा है, और उससे जो है सबसे लंबी बार ये है तो 4.4 पे बन रही है हाइट। फिर फोर्थ बार आप देखें ये वैल्यू बन रही है 1.6 पे, और आखिरी बार की वैल्यू बन रही है 0.4। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने हर क्लास की ना फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आप करें सब्जेक्ट और क्लास विड्थ आपके पास है, हर बार की क्लास विड्थ आप देख सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी है। तो आपने हर बार की क्लास विड्थ को उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि वो मांग रहा है। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर्स सर्वेड। तो लेट्स डू इट। तो 0 से 30 में होगी 30, क्लास विड्थ 30 - 0 इज़ 30, मल्टीप्लाई बाय 0.4 इसकी नहीं ये तो मैंने अगले वाली की लिखी, चलें ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.6 होना चाहिए, ये भी करेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है 60 - 30 इज़ 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 30 आ गई। तो चलें ये मैंने अब करेक्ट कर ली, 30 × 0.6, तो ये आपको दे देता है 18। और इसका 30 से 60 वाली क्लास विड्थ आ गई 30, तो 30 × 1 इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी 30 आ गई। अब ये नेक्स्ट जो है 75 है, तो क्योंकि ये आप देखें 30 डिवाइड बाई 10 3, ये जो है छोटे छोटे ब्लॉक जो है एक ब्लॉक 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप उससे 60 से वो आगे जाएँ तो 75 15 बनेगा जो 75 बना रहा है। तो 75 - 60 इज़ 15 × 4.4, तो इसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई विच इज़ 36। और ये आपकी 90 - 75 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.6, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें 15 को 1.6 है तो ये 14 आ गया। इसी तरह 120 - 90 30 इंटू इसकी 0.4, तो ये 12 आ गया। अब ये सारे प्लस कर लें, 18 + 30 + 66, अच्छा जिसको मैं 36 कहा था एक्चुअली वो 66 है, प्लस ये 24
प्लस 12, तो ये सारी वो आपको आंसर देगा जो पूछ रहा है 150. Rohit says 1/10 of these members spent longer than 1.5 hours at the gym on their last visit. Is he correct? Justify your answer. तो ये तो सिंपल सी बात है. आप 1/10 ऑफ आप देख लें कितना बनता है. 1/10 ऑफ 150, ये टोटल मेंबर्स हैं. तो ये देखें कितना बनता है 15. तो and 12 spend more than 90. 1.5 घंटा 90 मिनट्स को ही कहते हैं ना. तो वो 12 लोग हमने निकाले थे और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो 15 निकलते हैं. तो ही इज़ रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें से वो एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस. तो देयरफॉर की जगह ना बिकॉज लिखना चाहिए था मुझे. ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई. ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसीलिए आइसोसेलेस है. तो नेक्स्ट वो फाइंड बी ई सी, एंगल बी ई सी. तो ओ ए बी 34 होगा क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस एंगल सेम होते हैं. तो ये बी ओ सी एंगल हम निकाल सकते हैं. ये हमने कैसे निकाला? स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है ये 68. तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना 34 + 34, तो 68. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप 34 + 34 करें तो ये एंगल ए ओ बी 180 में से माइनस करें तो एंगल ए ओ बी आ जाएगा. उसको फिर 180 में से माइनस करें तो आपका 68 आ जाना है. तो आप डायरेक्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को सम कर लें तो एक्सटीरियर एंगल होता है. एक्सटीरियर एंगल आपके पास 68 बन जाता है. 34 + 34. तो ये ज़्यादा आसान है, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको. तो नेक्स्ट ओ सी ई 90 डिग्री बनता है क्योंकि रेडियस टेंजेंट के हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा. फिर बी ई सी, आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है. एक 68 है, एक 90 है, तीसरा एंगल. तो इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल का 180 होता है, उसमें से 90 तो आप साइड पे कर दें. अब ये दोनों मिलके 90 के रह गए तो 90 - 68 करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 22. बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको भी करेंगे 68 + 90 और फिर उसके रिज़ल्ट को 180 में से माइनस करेंगे. तो ये ज़्यादा इजी है. तो आप ये आंसर स्पेस में लिख लें. बी पार्ट में वो शेडी पोर्शन का एरिया मांग रहा है तो ये आसान है. आपने एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एस निकालें. θ/360 × πr². थीटा आपके पास 96 है और 360 × π रेडियस उसे दिया हुआ है. तो दैट इज़ 7.4 का स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करें तो इस 45.87. फिर एरिया ऑफ सेक्टर ये बड़े वाला ओ क्यू आर, फिर वही θ/360. तो थीटा वही है 96, 360 अपनी जगह है. इससे रेडियस का फ़र्क है. तो रेडियस में वो उसने ओ पी दिया हुआ था और पी क्यू से 1.2 दिया हुआ है. तो ओ पी से 7.4 दिया हुआ है. 7.4 में वो आप 1.2 ऐड कर लें तो आपके पास वो रेडियस आ जाएगा ओ क्यू और दैट इज़ 8.6. तो उसका स्क्वायर करें. अब इसको कैलकुलेटर यूज़ करें, आंसर आ जाएगा. फिर अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे. बड़े सेक्टर में से छोटा वाइट सेक्टर माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली शेडेड पोर्शन आपके पास आ जाएगा. तो 61.96 - 45.87. तो दैट वुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4A. कैलकुलेट एंगल पी आर क्यू. पी आर क्यू. अच्छा, इस पी आर क्यू के लिए आप क्या करें
ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि आर के बिल्कुल ईस्ट पे पी है। मैं तो ईस्ट कह रहा हूँ, एग्जामिनर ने पी से आपको बताया है कि आर जो है पी के वेस्ट पे है। अच्छा, 360 में से आप 90 भी माइनस करें, 140 भी माइनस करें, तो आप ये अंदर वाला एंगल ले सकते हैं, एंड दैट इज़ 130 डिग्री। अब आप साइन रूल यूज़ करके एंगल क्यू पे आ जाएं, तो 7.5 ओवर साइन ऑफ 130 इज इक्वल टू 3.8 ओवर साइन ऑफ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स 3.8 इंटू साइन ऑफ 130 डिवाइड बाई 7.5। ये आपका आंसर बनता है 0.388। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.388, तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 22.8 डिग्री। अब ये 180 में से इन दोनों को माइनस कर लें तो एंगल आर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। वर्क आउट द बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। अच्छा, बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, तो क्यू पे आप बियरिंग बनाएं, तो क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ ये आपने बियरिंग बतानी है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। तो 140 दिया हुआ है, तो 180 माइनस 140 करें तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 40। अब 360 में से ये 40 और 22.8 माइनस करेंगे तो बियरिंग आ जाएगी। तो 360 माइनस 22.8 माइनस 40, ये आपकी बियरिंग आ गई। The distance by road from village P to village T is 16.5 kilometer. Kisai leaves village P at 10:30 and drives to village T at an average speed of 45 km per hour. He stops in village T for 15 minutes. He then drives back to village P and arrives there at 11:35. Calculate Kisai's average speed in km per hour for journey back from village T to village P. Okay. पी से लेके टी तक डिस्टेंस है और स्पीड भी दी हुई है। तो टी पे टाइम क्या, मतलब टाइम क्या हुआ, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये आपके आ गया टाइम 0.366। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें, 22 मिनट्स, 22 मिनट्स लगे हैं इसको। स्टेइंग टाइम 15 मिनट बताया हुआ है उसने। फिर टी टू पी, अच्छा 10:30 स्टार्ट किया था, टी से पी पे 11:35 पे वो पहुंचा है। तो 11:35 माइनस 10:30 करें तो ये 65 मिनट्स बनते हैं। 65 मिनट में से माइनस करें ये 22 प्लस 15, ये जो 22 मिनट्स हैं फ्रॉम पी टू टी जाने के और वहाँ 15 मिनट स्टे करने के, तो ये आ गया आपका 28 मिनट्स। ओके, तो अब 28 डिवाइड बाई 60 करें तो 0.466 आवर्स ये टाइम आ गया। अब 16.5 डिवाइड बाई 0. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको देगा ना एवरेज स्पीड, तो 34.28 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5A में ये नंबर्स ये हैं। Khalid has these 10 number cards. He takes a card at random, notes a number and replaces it. He then takes a second card, finds the probability that the first card Khalid takes shows an even number. तो even number एक 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 out of 10, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कंप्लीट द ट्री डायग्राम। 1 मिनट बच्चों।
अच्छा, ये इसमें जब वो फर्स्ट कार्ड निकालता है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि वो रिप्लेस कर रहा है उसे, तो पहला कार्ड अगर वो इवन नंबर का है तो 6/10, अगर दूसरा कार्ड भी इवन नंबर है तो क्योंकि उसे रिप्लेस कर दिया है तो वो भी फिर 6/10 रहेगा। सेकंड कार्ड में जो ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर तो नहीं पहले पिक हुआ, तो वो 4/10 ही रहेगा। अब पहली ब्रांच में फिर आप देखें, अगर पहला कार्ड ऑड नंबर पिक किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10। अगर सेकंड कार्ड आउट ऑड नंबर है तो वो भी 4/10 रहेगी, क्योंकि वो रिप्लेस कर देता है, निकालता है और वापस रख देता है। तो सेकंड ब्रांच में इवन नंबर, क्योंकि वो सेम ही रहेगा, वो तो नहीं उसने निकाला, वो तो पहले कार्ड में ऑड नंबर था, तो इवन नंबर 6/10 रहेगा। इस तरह ये आपका ये ब्रांच पूरा हो जाता है। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट खाली टेक्स वन ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर। तो ये बनता है, आप पहली ब्रांच से जाएं इवन नंबर इंटू ऑड नंबर, यानी 6/10 इंटू 4/10, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह दूसरी पहली ब्रांच में ऑड नंबर जाएं, फिर सेकंड ब्रांच में इवन नंबर पे जाना है आपने, तो 4/10 इंटू 6/10 ये भी बनेगा, सेम रिज़ल्ट। अब अक्रॉस द ब्रांच है तो इनको ऐड करना है आपने, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में Basma has a bag containing 5 yellow counters, 3 pink counters and 4 black counters. She takes 2 counters from the bag at random without replacement. Find the probability that she takes 1 yellow counter and 1 pink counter. Give your answer as a fraction in its simplest form. तो पहले आप ये देख लें, टोटल येलो के 5 हैं, पिंक के 3 हैं और ब्लैक के 4 हैं, टोटल 12 हैं। अब वो देखें, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स 1 येलो काउंटर एंड 1 पिंक काउंटर। अगर वो येलो काउंटर पिक हो रहा है तो 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, इनटू अब सेकंड काउंटर अगर पिंक है तो पिंक के 3 है तो 3/11 बनेगी। अब इस सारे को इनटू 2 कर दें, बजाय इसके कि हम इतना लंबा करें काम कि 5/12 इंटू 3/11, फिर प्लस ये भी तो हो सकता था ना कि वो पहले पिंक काउंटर पिक करती तो हम उसका लिखते 3/12 इंटू, और फिर येलो पिक करवाते तो 5/11, 2 ब्रैकेट्स बनती, आपस में उनके आंसर्स ऐड होते। तो वो करने के बजाय इसको इंटू 2 करते हैं, ये ज़्यादा आसान है। तो ये आंसर हो गया। 6A राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, वो कह रहा है कि शो करो 5x² + 30x - 39 = 0। तो पैथागोरस थ्योरम की जगह लिखें वैल्यूज हाइपोटेन्यूज का, इसको इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी है खोलें तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें, तो ये आपका शो हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, वही वाली इक्वेशन जो शो किया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो ज़ाहिर है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डलेगा, A5 है, B30, C-39 ये फार्मूला है, इसमें एहतियात से सारी चीज़ें लिखें और अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल है सारा, पेपर 2 है। एक दफ़ा प्लस के साथ इसको सिंप्लीफाई कर लें और एक दफ़ा आप इसको माइनस के साथ कर लें, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, x की 1.09 और x की -7.09। ये आप आंसर स्पेस में लिखें। तो ये इसका हो गया। अच्छा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो x की पॉजिटिव वैल्यू ले लें और उसको यूज़ कर लें। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी, x 1.1, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 8 था। चलें करेक्ट करते हैं इसे, ये 8 था और यहाँ पे 2x था, तो x की जगह आपने 1.1 लिखना है।
तो ये सिंपली इसका एरिया आ गया। बी पार्ट में वो कह रहे हैं डायग्राम शो डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 12 कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। अच्छा ये पहले बी पे तो एंगल निकाल लेना, ये 90 माइनस 35 करें तो बी पे एंगल आ गया 55, क्योंकि ए पे ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज बी सी बनता है जो कि 12 है। अब साइन 35 पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 35 के सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 12 है, तो ए बी ओवर 12। यहाँ से ए बी की लेंथ आ जाएगी 6.88। अब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फ्रॉम ए टू बी सी 90 डिग्री का। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा 90, बिल्कुल सीधी लाइन 90 डिग्री पे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। तो 55 एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ए बी हाइपोटेन्यूस है, तो साइन ऑफ 55 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ से परपेंडिकुलर को सब्जेक्ट करें तो ये आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये y इज इक्वल टू पावर x। अब ये ड्रॉ करना आसान है क्योंकि आप 0 से 4 तक उसकी रेंज है x की, तो आप x 0 पुट करें तो y इक्वल टू पावर 0 जो कि 1 होगा। तो यानी x 0 देखें और y 1। तो ये आप ग्राफ पे आएँ और ये मैंने रेड डॉट बना दिया, 2 ब्लॉक का 1 है, छोटे 2 ब्लॉक्स का 1 है। 1 सेकंड में अभी आया, आप लोग ये देखें। तो बच्चों ये आसान सा है, मैं वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पिक कर रहा हूँ और उसमें एक्स की जगह वैल्यूज़ डाल के और पॉइंट्स लगाता जा रहा हूँ। तो आपका अब y इज इक्वल टू एक्स की जगह 4 लिखें तो 2 पावर 4 इज 16। तो x में 4 जाएँ और y में 16 देखें कहाँ बन रहा है, तो वो पॉइंट लगा लें, ये कर्व बन गया। The diagram shows the graph of y is equal to 1 over 2x square plus 6 from x is less than equal to 3 and greater than equal to minus 1. By drawing tangent, estimate the gradient of the curve at x is equal to 0.5. 0.5 आपका ये बन रहा है। यहाँ से आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये टेंजेंट आ गया। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स ले लें ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। एक तो यही ले लें जहाँ x 0.5 है, वहाँ का y रीड कर लें। तो ये आ गया 0.5, ये इसका y, और एक दूसरा x एक्सिस के ऊपर ले लें ताकि y 0 हो जाए। तो यहाँ पे x 1.45 बन रहा है और y 0, ये आ गया 0.5 और 3.4। तो मैं अब x1 y1 x2 y2 लिख लूँ ताकि आसानी से मुझे वैल्यूज़ में कोई गलती ना हो। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये वैल्यूज़ ध्यान से प्लेस करें और ये आपका, इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखना है, नॉट इज इक्वल टू। तो आपके पास आंसर है -3.58। फिर वो कह रहे हैं यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 over 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2। अच्छा, जो ग्राफ के कर्व आपको नज़र आ रहे हैं उनकी इक्वेशन है 1 over 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो दैट इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब मैं y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ क्योंकि ये कर्व y इज इक्वल टू 1 over 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। तो अब आप y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनाएं, ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन, ये जहाँ से कर्व को कट कर रही है वहाँ का x रीड करें और यहाँ पे आंसर स्पेस में लिख लें। तो ये आपका आ गया -0.4। तो by drawing a suitable line on the gray, estimate the solution of equation 1 over 2x square is equal to 7 minus 4x। अच्छा, आप ये मेन ग्राफ की इक्वेशन लिखे y इज इक्वल टू 1 over 2x स्क्वायर प्लस 3x।
अब आपने क्या करना है, 1/2x² की जगह आपने लिखना है 7 - 4x, क्योंकि थर्ड पार्ट में उसने यही कहा हुआ है 1/2x² = 7 - 4x। तो इसमें 1/2x² की जगह ये लिखते हैं 7 - 4x + 3x। सिंप्लीफाई करें तो y = 7 - x, यहाँ y = -x + 7। अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो y = 7 - x में हम -1 डालते हैं तो y हमारा 8 बनता है। तो ये हम एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, ये ऊपर टॉप पे देखें x में -1 गया और y में 8, ये ब्लू डॉट मैंने लगाया हुआ है। फिर अब आप दूसरा x में 0 लें, देखें क्या निकलता है y, तो 7। दूसरा प्लॉट ये आ गया। तीसरा x में 1 लें और इसी तरह y लेते जाएं और प्लॉट करते जाएं। तो ये आपका डॉट्स आ गए, ये आपकी लाइन बन गई। अब इसने जहाँ जहाँ से कर्व को कट करना है, 1 2 3 जगह से कट कर रहा है, वहाँ के एक्स वैल्यूज़ आपने बतानी है। एक यहाँ से कर रहा है जो कि -0 पॉइंट क्या बना रही है, ये -0 पॉइंट, और दूसरी पहली -0.25 पे, फिर 0.3, फिर 1.7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में a is a point -23, b is a point 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x1 y1 x2 y2 लिखें, फिर फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आ गए। तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज 3y = x + 11। अब ये x1 y1 x2 y2 आपने लिखा हुआ है, तो ग्रेडियंट निकाल लें y2 - y1 / x2 - x1 से। वैल्यूज़ केयरफुली प्लेस करें तो ग्रेडियंट आ गया। अब इनमें से कोई एक पॉइंट पिक कर लें, यहाँ -2 3, यहाँ 4 5, तो मैंने -2 3 लिया है। तो y में 3 और x में -2 लिखना है। इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 = m × x - x1 यूज़ करें। तो इसको अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड पे और सिंप्लीफाई करें तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 3y = x + 11, और आप लिखते हैं शोन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। तो पहले का ग्रेडियंट आपने निकाला है, तो इसका ग्रेडियंट उसका ऑपोजिट होगा, यानी रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन। वो +1/3 है तो ये -3/1 हो जाएगा, जो कि आप -3 लिखेंगे। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मिड पॉइंट में से गुजरता है, जो आपने ऑलरेडी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं, तो आपने उसको x में और y में वो यूज़ करना है 1 और 4 को। तो y - 4 = -3x - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये लिखते हैं आंसर स्पेस में। सॉल्व 3x - 8 = 7। अब एग्जामिनर का मूड है कि आपको खुल के नंबर दे। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। 3x = 7 + 8 हो जाएगा, तो x = 5। सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो ये 3 को मल्टीप्लाई पहले कर लें अंदर, 6 - 3x। आप लाइक टर्म्स एक तरफ कर लें, ये बन जाएगा x is less than 3/5। इसमें एलसीएम ले लें x - 2x + 5 को। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 से और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 से = 1। अब ऊपर वाला सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें अंदर, और नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे आप लाइक टर्म सॉल्व करें, राइट साइड पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लें, फिर राइट साइड पे लाइक टर्म सॉल्व कर लें, x को कैंसिल,
तो ये आपका बन जाएगा, ये वैल्यू आ रही है, तो x इज इक्वल टू 25/2 विच इज़ 12.5। फिर इसमें पार्ट डी में सिंप्लीफाई करें, ऊपर तो आपने कॉमन वैल्यूज़ लेनी है, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। इनमें आता है x कॉमन तो 2x प्लस 3, इसमें आता है आपका 2y कॉमन तो 2x प्लस 3, x प्लस 2y की ब्रैकेट बनती है और 2x प्लस 3 पिक कर लें। अच्छा, अब नीचे वाले को कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है हमने, ये क्वाड्रेटिक है, 24 के फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने से प्लस 11 आ जाए, तो 8 3 24 होता है और 8 प्लस 3 जो है वो 11 बनता है। अब इसको मिडल में यूज़ कर लें, तो इनमें कॉमन आ गया 2x, तो ब्रैकेट आपकी बनी x प्लस 4, इनमें कॉमन आ गया 3 तो x प्लस 4, तो 2x प्लस 3 और x प्लस 4, ये अब आप ऊपर नीचे लिख लें, तो 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच के वो आंसर है आपका। A cuboid measures 6.2 centimeter by 4.8 centimeter by 2.5 centimeter. Each measurement is given correct to the nearest millimeter. Calculate the upper bound of the surface area of the cuboid. तो surface area जो है वो 2 times length into width plus 2 times length into height plus 2 times width into height. तो length आप ले लें, अच्छा 6.2, तो इसका अपर बाउंड बनेगा 6.25। ये मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है। डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है तो 2 है, जो भी हो उसके बाद 0 लगाएं अपने जेन में, तो ये 2 है यहाँ पर, तो 20 हो गया, तो इसमें 5 ऐड करें 20 में तो 25 होगा, 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 15 होगा। वैसे आपको बुक में ये बताया जाता है कि 1 डेसिमल प्लेस अगर दी हो तो 0.05 प्लस या माइनस किया जाता है, तो वो लंबा काम है, तो इसका लोअर बाउंड बनता है 6.15। इसी तरह 4.8 के साथ 0 खुद ही लगाएं, 80 हो गया, अपर बाउंड 5 ऐड करें तो 85, तो आप लिखेंगे 4.85। लोअर बाउंड लिखेंगे 80 में से 5 कम करें तो 4.75। इसी तरह 2.5 का अपर बाउंड होगा, डेसिमल के बाद 5 है तो 5 के साथ 0 लगाएं, 50 में 5 ऐड करें तो 55, तो आप लिखेंगे 2.55, और 50 में 5 कम करें तो 2.45। ये सारे मैंने अपर बाउंड लोअर बाउंड लिख दिया, मगर हमने तो अपर बाउंड ऑफ सरफेस एरिया करना है, तो सब अपर बाउंड यूज़ करने हैं आपने। तो लेंथ का आपने 6 पॉइंट, ये मैंने ऊपर लेंथ विड्थ और हाइट कर दी है, तो 6.25 इंटू 4.85 प्लस 2 टाइम्स 6.25 इंटू 2.55 प्लस 2 इंटू विथ 4.85 इंटू हाइट 2.55। अब ये आप कैलकुलेटर पे एक अटैम्प्ट में सारा ब्रैकेट्स के साथ लिख कर इसका आप आंसर ले लें, तो 117.23, जो कि 0.2 तक आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द pyramid 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो शो दैट द लेंथ ऑफ द बेस इज़ 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर बेस्ड है ये, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी एक ही साइज़ है, तो ई सी दिया हुआ है 19, ई एक्स दिया हुआ है 17, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें और एक्स सी निकालें। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये वैल्यूज़ हैं और आपके पास एक्स सी आ गया 8.48, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ए सी आ जाएगा आपका पूरा, तो 16.97। अब ये एक्स है, ए बी और बी सी भी एक्स है क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है, तो अब आप इसको एक्स को भी निकाल सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो AC जो होगा वो उसकी वैल्यू लिखी 2x स्क्वायर, यहाँ से फिर
2x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 16.97 है 288 है, डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ये 144, तो x आपके पास आ जाएगा 12। अब आप फार्मूले में, अच्छा हमने तो ये खैर शो करना था, कर दिया, तो यहाँ लिख दें शोन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द pyramid, तो 1/3 इंटू बेस एरिया यानी 12 इंटू 12 हो गया, हाइट उसने दी हुई है 17, तो इसको सॉल्व कर लें, आसान है। 816 एंगल CBE, तो ये BC12 है और ये आप EC 19 है, तो BE भी 19 होगा इसमें, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, और एंगल जो है आपका EBC आपने निकालना है, तो हाफ होने से ये 6 हो गया, तो कॉस लगेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस एंगल CBE बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 6/19, ये आपके पास 71 पॉइंट, ये आपका एंगल आ गया। एंड दैट्स इट, थैंक यू बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट पेपर।